हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रकृति के बारे में। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, यानी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीएनए की जो प्रकृति होती है। सेमी मतलब आधा, कंजर मतलब किसी चीज़ को संरक्षित करना। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी को कंजर्व करना, बचाना। उसी प्रकार डीएनए की नेचर को बचाना। आपने पिछले लेक्चर में जब डीएनए रेप्लिकेशन आपने देखा था, उसमें आपने ये देखा था कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते थे, आपका डीएनए का स्ट्रैंड था, वहाँ रेप्लिकेशन होता था। रेप्लिकेशन से आपके दो डीएनए बने थे, एक सिंगल डीएनए से डबल डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसमें डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो आपका पुराना वाला ही होता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो आपका न्यूली फॉर्म है, नया डीएनए की आपका स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इस डीएनए में आप देख रहे हैं एक आपका डीएनए स्ट्रैंड पुराना वाला है और एक डीएनए का स्ट्रैंड नया बना है। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड टाइप। हाइब्रिड यानी संकर टाइप का, यानी जो आपका डीएनए है उसका 50% भाग पुराना वाला है और 50% भाग नया आया है। तो इसे ही कहते हैं सेमी कंजर्व, मतलब आधे आधे नेचर को कंजर्व करना। डीएनए ने क्या किया, डीएनए का ये ओल्ड, जब इस डीएनए ने रेप्लिकेशन किया, द्विगुणन किया, तो एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन किया। इसमें जो एक डीएनए का स्ट्रैंड था वो पुराना वाला, दूसरा स्ट्रैंड नया मिला। तो डीएनए ने अपने 50% भाग को कंजर्व किया, 50% भाग इसका न्यूली फॉर्म है, नया बना। इसे ही कहते हैं डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इसी प्रकार इसका जो नेचर था, इसे एक्सपेरिमेंटली अब तक आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था, ठीक है, उसे तो डीएनए को द्विगुणन के समय देखा था, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करने का वर्क किया था मेसलन और स्टहल ने। मैथ्यूज मेसलन्स और फ्रैंकलिन टहल, एस इसमें साइलेंट है, ठीक है। आप इसको याद क्या रखेंगे, मसलन और टहल, मसलन और टहल करके याद रखेंगे। बाकी तो इसकी जो मीनिंग है आप एक्चुअल देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था 1958 में। ई कोलाई बैक्टीरिया पे उन्होंने वर्क किया था। तो अगर पूछा जाए सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए के जो अर्ध संरक्षित प्रकृति है, इसको किसने प्रूव किया था, तो मसलन और टहल। आप इसे याद रखना, मसलन और टहल ने प्रूव किया था ई कोलाई बैक्टीरिया पर 1958 पे यह अपना प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिया। नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें नाइट्रोजन की कंटेंट हो। तो उन्होंने उठाया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन है कि नहीं, दिख रहा है आपको साहब। तो उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को, नाइट्रोजन के दो आइसोट्रोप होते हैं, आपको पता है। नाइट्रोजन के दो आइसोट्रोप होते हैं, एक नाइट्रोजन 715 उसका एटॉमिक मास, एक नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास कितना है, 15 है। तो ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे क्या हुए, संभारिक हुए, ठीक। जिसमें परमाणु भार दोनों का क्या है, सॉरी परमाणु क्या कहते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक जिसमें समान हो लेकिन परमाणु भार दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों का एटॉमिक वेट या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बोलो, ये दोनों का क्या है, अलग है। एक में 15 है, एक में 14 है। तो आपके बुक में दिया गया है जो नाइट्रोजन 15 है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी इसका जो नेचर है वो रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव नेचर का है। नाइट्रोजन 50 जो आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो अब क्या किया, मसलन और टहल ने सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन 15 वाला, जो नाइट्रोजन 15 एटॉमिक मास है, उस मीडियम से ग्रो कराया। जब नाइट्रोजन 15 मीडियम में, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास 15 है, उस मीडियम में एक कोलाई को लगातार ग्रो कराया, तो उस पे जो स्टैंड है, उसके जो डीएनए के स्टैंड से उसमें वो सब के सब नाइट्रोजन 15 वाले पाए गए। ध्यान रखना, जब उन्होंने पहली बार क्या किया, पहली बार उन्होंने नाइट्रोजन 15
में ग्रो कराया इकोलाई को, तो उसके जितने भी डीएनए के जो डीएनए हैं वो सब के सब नाइट्रोजन 50 वाले ही हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव से लगातार क्या कराया, ग्रो कराया, जिससे आपकी जो डीएनए स्टैंड है दोनों क्या हुए, लगातार ग्रो कराने से नाइट्रोजन 15 वाले आपके स्टैंड मिलेंगे। अब इनका एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे करना शुरू किया। एक बात ध्यान है, जो इकोलाई होता है, इकोलाई 20 मिनट में सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन जैसे कि ह्यूमंस में तो आपको 24 हावर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं एक सेल को डिवाइड करने में। उसी प्रकार इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो 20 मिनट में अपनी एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो 20 मिनट में एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कर जाता है। तो जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड है इकोलाई। दोनों डीएनए के दोनों स्टैंड कैसे हैं, N15 नाइट्रोजन 15, क्योंकि मैंने अमोनियम क्लोराइड का जो इनिशियली मतलब शुरुआत में जो मीडियम दिया था वो नाइट्रोजन 15 वाला ही दिया था। ठीक है, अब जब दोनों स्टैंड इसके नाइट्रोजन 15 वाले ही हैं, क्योंकि हमने इनिशियल में से नाइट्रोजन 15 वाले ही मीडियम में रखा, ग्रो कराया। अब जिस मीडियम में ग्रो कराओगे तो वही उस पर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी वही तो आएगी ना। उसके बाद हमने क्या कराया, इसे अब नाइट्रोजन 14 मीडियम में रखा। क्या, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का एटोमिना जो 14 है उस मीडियम में से फिर से ग्रो कराया। जब उसे नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो कराया गया तो देखा क्या गया, ये नाइट्रोजन 14 ये भी डीएनए के स्टैंड से जाकर बाइंड करता है। तो ये जो डीएनए के दो स्टैंड है ये दोनों अलग होंगे, और ये जो नाइट्रोजन 14 है ये इन दोनों डीएनए से, एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। जो आपके बने हुए डीएनए होंगे उसका एक भाग ओल्ड वाला होगा, ये आपका पुराना वाला होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा भाग ये नाइट्रोजन 14 वाला माध्यम का होगा। तो एक आपका नाइट्रोजन 15 वाला है, ठीक है, दूसरा इसका स्टैंड अब नाइट्रोजन 14 वाला मिला हमें। सेम इसमें भी यही होगा, एक स्टैंड आपका हटा नाइट्रोजन 15 वाला, बीच में कहा नाइट्रोजन 14 वाला आया। तो दोनों ध्यान रखना, F1 पीढ़ी में जितने भी आपको मेंबर मिले सब हाइब्रिड है कि नहीं। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिश्रण। इसमें आपका एक नाइट्रोजन 15 है, दूसरा नाइट्रोजन 14 है। ठीक, दोनों कैसे, हाइब्रिड यानी संकर। नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 मिलकर संकर का फॉर्मेशन किए। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, F1 पीढ़ी में आपके 100% संकर मिले। ठीक, 100% भैया ये इसमें आपके दो इंडिविजुअल आपको दिख रहे हैं और दोनों कैसे हैं, हाइब्रिड वाले ही हैं, क्योंकि दोनों में एक इसका स्टैंड डीएनए का वो आपका पुराना वाला है और N14 ये नया स्टैंड है। अब हमने क्या किया, इसे फिर से नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो कराया। इकोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 14 मीडियम में फिर जब ग्रो कराया तो फिर से इसे 20 मिनट लगेगा डिवाइड करने में। तो 20 मिनट यहाँ ही लग गए थे, अब 20 मिनट फिर से डिवाइड करने में लगेंगे। टोटल 14 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। अभी क्या हुआ, अब जितने भी डीएनए स्टैंड थे, अब ये जो डीएनए स्टैंड है ये दूसरे मीडियम में जाएगा, ये भी दोनों ऐसे डिवाइड होंगे और ये भी ऐसे डिवाइड होंगे। ठीक, अब ध्यान देना, अब नाइट्रोजन 14 वाला मीडियम इससे भी जुड़ेगा और इससे ही बाइंड करेगा, इससे ही बाइंड करेगा, इससे भी बाइंड करेगा। तो आप कह सकते हो जो आपका नाइट्रोजन 14 मीडियम का है ये जाकर इससे बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा, यानी सभी स्टैंड से वो जाके जुड़ जाएगा। यानी दो स्टैंड से चार स्टैंड बनेंगे। सीधी सी बात है, एक स्टैंड, एक डीएनए से दो डीएनए बने थे तो दो डीएनए से चार डीएनए बनेंगे। अब देखो ये नाइट्रोजन 15 का है, ठीक, और उसके बाद इसमें दूसरा स्टैंड क्या नाइट्रोजन 14 का आएगा। ओके, ये स्टैंड जो आपका है नाइट्रोजन 14 का ऑलरेडी पहले से ही था और नाइट्रोजन 40 का इसे फिर से मिला। ठीक, इसमें नाइट्रोजन 14 का ये स्टैंड पहले से था और नया स्टैंड इसमें जो आया नाइट्रोजन 40 मीडियम रखे हो तो नया स्टैंड नाइट्रोजन 40 का ही मिलेगा इसे। ये स्टैंड नाइट्रोजन 15 का है, 15 का है, और इस मीडियम रखा आपने नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम रखा तो ये स्टैंड नाइट्रोजन 40 मिलेगा। अब इसमें आप देखोगे इसमें आपके हाइब्रिड दो ही मिलेंगे फिर से।
एक हाइब्रिड दूसरा हाइब्रिड, बाकी जो ये दोनों हैं ये दोनों आपके नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम को मिले, यानी सामान्य मिले हमको, सामान्य तरीके के मिले। लेकिन सामान्य वाले कैसे थे, वो नए वाले सामान्य थे। यहाँ पर आपके जो सामान्य हैं ये आपके ओल्ड हैं, पुराने टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर सामान आपके न्यू तरीके के हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 40 का कंटेंट है, इसमें आपका नाइट्रोजन 15 का कंटेंट था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डीएनए बने वो टोटल कितने बने, 4। 4 में से 2 हाइब्रिड है, 2 आपके नॉर्मल है, सामान्य है। तो F2 पीढ़ी में कितने % आपके हाइब्रिड होंगे, 4 हैं, 4 में 2 ही तो हाइब्रिड है, तो 50% इसमें आपके हाइब्रिड मिले, संकर मिले। ठीक, कितने, 50%, 50% इसमें आपके संकर मिलेंगे। फिर से देखिए इसमें किया गया, नाइट्रोजन 15 मीडियम लगातार इकोलाई को ग्रो कराया गया, मतलब उसे उस मीडियम में रखा गया, तो उसके जो डीएनए के स्टैंड है वो देखे गए, नाइट्रोजन 15 ही हमको सारे स्टैंड मिले। अब उसे हमने नाइट्रोजन 14 मीडियम में ग्रो कराना स्टार्ट किया, और सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए का कैसे सेमी कंजर्वेटिव नेचर, मतलब डीएनए अपने नेचर को कैसे मेंटेन रखता है, वो उसको देखने की कोशिश की हमने। तो जब इसे ग्रो कराया नाइट्रोजन 15 मीडियम देने के बाद, ये नाइट्रोजन 14 मीडियम इससे भी जाके बाइंड करेगा और इस स्टैंड से भी बाइंड करेगा। अल्टीमेटली क्या है, आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें क्या होता था, एक डीएनए होता था, डीएनए जो होता था डीएनए को तोड़ा जाता था, और डीएनए को तोड़कर आपका प्राइमर आ जाता था, पॉलीमरेज आके उसमें दूसरे स्टैंड लगाते थे। तो जो उसमें जो दूसरा स्टैंड लग रहा है वो नाइट्रोजन 14 वाला स्टैंड है, और नाइट्रोजन 14 वाला स्टैंड इस पर आकर बाइंड हो रहा है, ये इससे जुड़ेगा। अब जब इससे जुड़ेगा तो आपके नाइट्रोजन 15 वाले, ये तो आपके पहले स्टैंड थे, अब नाइट्रोजन 14 इससे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 14 बाइंड करेगा, तो ये आपके हाइब्रिड टाइप के बने, संकर तरीके के बने। ये दोनों आपके संकर तरीके बने, 2 इंडिविजुअल दोनों संकर, तो 100% आपको यहाँ पर संकर मिला। ठीक उसी प्रकार फिर से 20 मिनट बाद हमने, मतलब अगले नेक्स्ट 20 मिनट में हम इससे नाइट्रोजन 14 मीडियम जब दिए, तो ये 4 स्टैंड थे, चारों स्टैंड अलग होंगे। अब चारों स्टैंड से नाइट्रोजन 14 ही बाइंड करेगा फिर से, क्योंकि मीडियम हमने कौन सा दिया है, नाइट्रोजन 14। तो ऐसा सोचो यहाँ पर कोई चीज़ है, मैं सब में बांटूंगा वही चीज़, मतलब कोई बॉल है, इन चारों को वही देना है। जब चारों स्टैंड को दोगे, चारों स्टैंड सबसे अलग हो जाएंगे, ये भी इसी बॉल को लोगे, ये भी इसी बॉल को लेंगे, ये भी इसी बॉल को लेंगे, इसी भी, मतलब चारों स्टैंड को आप सेम बॉल दे रहे हो। तो ये जो स्टैंड है ये ऑलरेडी इसी बॉल से मैच कर रहे थे, तो ये जो दोनों स्टैंड मिलेंगे ये दोनों समान तरीके के बनेंगे। लेकिन ये दोनों स्टैंड इस बॉल से मैच नहीं कर रहे थे, इस गेज से मैच नहीं कर रहे थे, तो दोनों आपस में जो बने यही दोनों हाइब्रिड तरीके के मिले, क्योंकि इसमें एक स्टैंड आपका नाइट्रोजन 15 वाला था, दूसरा स्टैंड नाइट्रोजन 14 वाला था। तो आप लगातार देख रहे हो, अगर इसे एक बार फिर से 20 मिनट बाद ग्रो कराओगे, फिर से आपको हाइब्रिड 2 ही मिलेंगे। सोचो कैसे मिलेंगे, नाइट्रोजन 15 वाला 2 ही स्टैंड है, नाइट्रोजन 15 का एक स्टैंड यहाँ है, तो एक हाइब्रिड यहाँ से बनेगा, और नाइट्रोजन 15 एक स्टैंड यहाँ है, तो एक यहाँ से हाइब्रिड बनेगा। बाकी सब जब सब टूटेंगे तो सब में आपका जो बनेगा नाइट्रोजन 14 वाला ही बनेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब एक्सपेरिमेंट लगातार आप कराते जाओगे, नाइट्रोजन तो 40 और 50 का जो संकर बनेगा वो सिर्फ 2 ही मिलेंगे आपको, यानी हर पीढ़ी में जाते जाओगे और हाइब्रिड की कंटेंट घटती जाएगी, हाइब्रिड का परसेंटेज घटता जाएगा। और लेकिन लेकिन ध्यान रखना, जो हाइब्रिड है, जो नाइट्रोजन 15 है, ये अपना नेचर कंजर्व करता रहेगा, इसका नेचर बदलने नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो उसने नाइट्रोजन 15 का अपने नेचर को 50% कंजर्व किया, और यहाँ पर 100 का 50%, यहाँ पे देखो उसने क्या अपने नेचर को कंजर्व किया कि नहीं, 50%। जब यहाँ पर देखो जो हाइब्रिड है इसमें 50% नेचर आपको पहले वाले का देखा कि नहीं, तो सेमी कंजर्व मतलब आधे नेचर को उसने मेंटेन किया है कि नहीं। यहाँ पर अगर हाइब्रिड है तो 50% नेचर उसका पुराना वाला होगा, 50% नेचर उसका नया होगा, तो उसने अपने आधे नेचर को क्या किया, मेंटेन किया। यही था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रकृति, मतलब आधे भाग को उसने क्या किया, संरक्षण करके रखा हुआ है। उसके बाद अब कहते हैं नाइट्रोजन 15 14 और ये सारे जो मीडियम में है, हाइब्रिड भी है, नॉर्मल भी है, तो इनको आप कैसे सेपरेट करोगे एक दूसरे से, कैसे इन्हें अलग करोगे।
तो उसके लिए आपका एक टेक्निक होती है, सीजियम क्लोराइड मीडियम दिया जाता है, जो आपके सारे ये हाइब्रिड निकलेंगे, नॉर्मल या हाइब्रिड निकलेंगे, इन्हें सीजियम क्लोराइड मीडियम में रखा जाता है। उसके बाद एक मशीन होती है, ठीक है, ये ट्यूब जैसा मशीन होता है, इसे घुमाया जाता है चारों तरफ से, इसी डीएनए को इसमें भर कर जब घुमाया जाता है तो डेंसिटी पर बेस्ड होती हैं। नाइट्रोजन 50 का एटॉमिक मास ज़्यादा है, नाइट्रोजन 14 का कम होगा, तो नाइट्रोजन 15 का मास ज़्यादा है, मास इक्वल टू क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी पर बेस्ड होते हैं, सीजियम क्लोराइड का यूज करते हैं, डेंसिटी पर बेस्ड होते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा वो उतनी दूर जाके रुकेंगे, और जिसका मास कम होगा वो उतने नज़दीक आकर रुकेंगे। तो नाइट्रोजन 15-15 दोनों में है, इसका सबसे ज़्यादा मास होगा, जबकि नाइट्रोजन 14-15 और 14-14, नाइट्रोजन 14 जो है इसका मास कम होगा। तो यहाँ दोनों 14 वाले हैं तो इनका मास तो बहुत ही कम होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 14-15 कंबाइन करके हैं, इनका मास अप्रॉक्स इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, ठीक। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा वो सबसे दूर होंगे, बस ये ध्यान रखना, जिसका मास सबसे कम वो सबसे पास होंगे। इसी डेंसिटी ग्रेडियंट के माध्यम से हम निकाल लेते हैं कौन सा स्टैंड कितनी दूर पर है, ठीक। इस टेक्निक का यूज करके डीएनए को अलग किया जाता है, जिसमें सीजियम क्लोराइड CaCl2 का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग अपकेंद्री बल, आपने अपकेंद्री पढ़ा है, जब चीज़ों को घुमाई जाती है चीज़ें दूर भागे। देखो कोई सेंटर है, सेंटर मान लो, अब चीज़ें घुमाओ, अगर चीज़ें दूर भागे तो उसे बोलते हैं अपकेंद्री। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब फेंकना, F फॉर फेंकना, फ्यूगल। और सेंट्रीपिटल्स, पिटल मतलब सेंटर की तरफ खींचना, ठीक है। अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ खींच रहा होगा दैट इज सेंट्रीपिटल। अगर वो चीज दूर, सेंटर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल फॉर फेंकना, ठीक, ऐसे समझ लो। तो नाइट्रोजन 14 युक्त डीएनए को, नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 50 युक्त डीएनए को एक दूसरे से अलग करने का ये तरीका था। आगे हम देखते हैं। अब कहते हैं इकोलाई 20 मिनट में विभाजित करता है, ठीक है। एक सेल्स है, 20 मिनट में ये 2 सेल बनाएंगे। अगले 20 मिनट में बोले तो 40 मिनट हो जाएंगे, तो 4 सेल्स बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि इकोलाई हर 20 मिनट में अपने सेल की जो नंबर होती है उसका जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। अब हम ये कोलाई को नाइट्रोजन 40 माध्यम से सेकेंड जनरेशन का है, जो लगातार अब नाइट्रोजन 50 माध्यम रख दिए थे, तो उसके बाद नाइट्रोजन 14 माध्यम में हम जब पहली बार रखे तो ये कोलाई 20 मिनट में विभाजित हुआ, ठीक है। ये पूर्ण पीढ़ी में सारे हाइब्रिड मिले, आपने देखा सभी संकरण मिले, यानी 15 और 14 का कॉम्बिनेशन था, मिश्रण था। उसके बाद फिर आप जब उसे नाइट्रोजन 14 मिलियन में रखे थे, उसके बाद हमने देखा तो हाइब्रिड आपके 2 ही थे, और 2 आपके कैसे नाइट्रोजन 14 वाले मिले। तो हाइब्रिड की संख्या क्या हो गई, 50 पहले 100% थी अपॉन जनरेशन में, F2 जनरेशन में 50% बची। तो क्या कहते हैं हर पीढ़ी में संकर डीएनए 2 ही रहेंगे। डीएनए जो आपका संकरण हाइब्रिड डीएनए वो हर पीढ़ी में आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन 14 सामान्य की संख्या बढ़ती जाएगी। नाइट्रोजन 14 जो नाइट्रोजन 14 है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आपने देखा F1 जनरेशन में इनकी संख्या नहीं थी, F2 जनरेशन में इनकी संख्या जस्ट संकरण की डबल हो गई, यानी जितने संकर थे उतने आपके नॉर्मल वाले, ये नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाले मिले। उसके बाद देखो नाइट्रोजन 14-15 ये संकर टाइप के हैं। नाइट्रोजन 15-15 हो या नाइट्रोजन 14-14 दोनों कैसे हैं, समान। ये हालांकि जो हमने पहले यूज करा था ओल्ड तरीके के, ये न्यू तरीके के हैं, लेकिन है कितने समान है, नॉर्मल है। उसके बाद कहते हैं अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि ध्यान रखना कि इसमें जो आपने एक्सपेरिमेंट कराया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर में, F1 जनरेशन में सारे 100% हाइब्रिड मिले, और उसके बाद F2 जनरेशन में 50% ही हाइब्रिड मिले। अगले जनरेशन में जाओगे 25% ही आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे, और 75% आपके नॉर्मल मिलेंगे, यानी 40 वाले ही। आगे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। स्टैंड को सेपरेट करना, सभी से नाइट्रोजन 14 एक स्टैंड जोड़ते जाना। तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट आप जरूर करना, एक्सपेरिमेंट उसके आगे भी करना, उसके बाद देखना आपका कितना परसेंटेज आता है। उसके बाद टेलर एक्सपेरिमेंट, टेलर का प्रयोग। टेलर ने भी इस डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया, यानी जो डीएनए का असंरक्षित नेचर है, प्रकृति है, उनको प्रूव करने की कोशिश की थी। हालांकि इनका एक्सपेरिमेंट अलग प्लांट पे था। उनका एक्सपेरिमेंट किस पे था, बीशेफ हाफा पर। बीशेफ हाफा पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था,
और ध्यान रखना, इन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी का यूज किया, जिसमें थायमीन का यूज किया, थायमिडीन का यूज किया। थायमिडीन कैसा था? थायमिडीन आपका रेडियोधर्मी था, तो उन्होंने रेडियोग्राफी का यूज किया, रेडियोग्राफी टेक्निक्स का यूज किया, जिससे वजह से जो इनका थायमिडीन था, इसमें जो थायमिडीन था वो कैसा था? रेडियो एक्टिव। आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछेगा, जो टेलर इफेक्ट है, टेलर ने किस पे प्रयोग किया था? टेलर ने बीशिया फाबा पर ही प्रयोग किया था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ यही बनेगा, जो रेडियो एक्टिव तत्व था, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल उन्होंने लिया था किस पे, कौन था? तो थायमिडीन था। बस इसमें 2 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक, पहला इसने बीशिया फाबा पर वर्क किया, दूसरा इन्होंने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट चुना वो थायमिडीन था। ट्रेलर को भी सेम रिजल्ट मिला, जैसे आपने देखा अभी ऊपर सेमी कंजर्वेटिव नेचर मसलन टाल का था, उसी प्रकार इनका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। इनको भी ऐसा ही रिजल्ट मिला। वैज्ञानिकों ने स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक नामक जीवाणु खोजी, ठीक है, जो कि नामक जीवाणु मिला, यानी ऐसे वैज्ञानिकों को स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम की एक जीवाणु मिली, बैक्टीरिया मिली, जो कि एक्टिनोमाइसिन डी नामक एंटीबायोटिक्स निकालती थी। एक्चुअली हुआ क्या, जो ये बैक्टीरिया मिली स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये एंटी मतलब अपोजिट, अगेंस्ट, उस पर जो अटैक करेगा उसके अगेंस्ट इन्होंने एंटीबॉडीज बनाया। जैसे होता है नहीं, अपने अंदर क्या होता है, जो बाहर से जितने पार्टिकल आते हैं बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है ना, दैट इज इनका भी ऐसा कॉन्सेप्ट था। इन्होंने जो एंटीबॉडीज बनाई उसका नाम था एक्टिनोमाइसिन डी नामक प्रतिजैविक या एंटीबॉडी बनाया, जो डीएनए को दृढ़तापूर्वक बांधे रहता है। जो उसके जो डीएनए थे उसको बहुत कंपैक्टली या बहुत दृढ़तापूर्वक इसे बांध रखते थे, जो कि डीएनए के द्विगुणन को रोकता था, जिससे वजह से डीएनए जो आपका था वो रेप्लिकेट या द्विगुणित नहीं हो पाती थी। आगे हम देखते हैं, इसके बाद कहते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ तथा प्रोटीन्स और अनुवांशिक पदार्थ के बारे में आगे लिखा गया हेरिडिटी मटेरियल। अनुवांशिक पदार्थ अपन क्या है? हेरिडिटी मटेरियल ही तो अनुवांशिक पदार्थ है, उसका इंग्लिश वर्ड है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए आपको पता है अनुवांशिक नेचर है, जो पीढ़ी हमारे कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। 1926 के बाद 1926 के बाद इसको खोज स्टार्ट हुई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है। इसके पहले ये नहीं पता था जेनेटिक मटेरियल क्या है। कुछ लोग कहते थे प्रोटीन है, कुछ लोग कहते थे डीएनए है, कुछ लोग आरएनए मानते थे। तो 1928 में पहले सबसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत बताया, ठीक है, कुछ न कुछ मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, इसके बारे में बताया था। ठीक, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने फिर एक्सपेरिमेंट किया 1933। ठीक, उन्होंने बताया तो हालांकि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फाइनली हर्षा चेस ने 1952 में 1952 में आपका डीएनए ही है आपका जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक है, रेडियो एक्टिव टेक्निक का उन्होंने यूज भी किया था। तो डीएनए आपका क्या है? हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, जिसकी वजह से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जिस रूप प्रकट होता है। ये जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए पे वो जीन प्रेजेंट होगा। डीएनए है, इस पे क्या होंगे आपके जीन आपके एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए आपके प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन आपके एंजाइम बनाएंगे, एंजाइम जाकर वर्क करेंगे जहाँ पर इसको किसको जिस रिएक्शन से काम करना है उसे वर्क करेंगे। जो वर्क करेंगे तो आपको फाइनली जो चीज़ बना होगा, जो चीज़ एक्सप्रेस हुआ होगा, वो कैरेक्टर आपको दिखेगा, वो गुण आपको दिखेगा। तो वही इनका कहना है, डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ है जिसकी वजह से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब आपको बाहरी रूप से कुछ ना कुछ दिखता है। कैसे दिखता है? डीएनए है, उस पर जीन होगा, जीन कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। कैरेक्टर के लिए कैसे जिम्मेदार होता है ये सोचो। जीन आपका एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए कैसे बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन में। इसके बाद जस्ट लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन का ही है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन द्वारा बनता है। उसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे भी।
प्रोटीन से फाइनली प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन ही बने होते हैं, तो प्रोटीन ही ये बन गया तो नहीं एंजाइम बन गया। एंजाइम बन गया तो जाकर रिएक्शन करेगा, जो जो आपका रिएक्शन चल रहा होगा उस पर जाकर वर्क करेगा, वो वर्क करेगा तो फाइनली आपको उसका जो जिस चीज़ पर वर्क करेगा तो उसका फिनोटाइप को दिखेगा। डीएनए द्विगुणन कर सकता है जो प्रोटीन द्विगुणित नहीं कर सकती है। तो आप डीएनए वर्सेस जब आरएनए पढ़ रहे थे, जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में कौन कौन होता है, उस समय हमने देखा था जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करना आना चाहिए, नहीं उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, जो कि प्रोटीन में नहीं होती। प्रोटीन आपका रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट मतलब द्विगुणन, यानी एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन को बनाने की सक्षम या क्षमता प्रोटीन्स में नहीं होती, जबकि डीएनए अपने एक अणु से सेम दूसरा अणु बना सकता है, जिसको आपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स लिखा के बनाते हैं, ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड आपके मिलकर प्रोटीन आते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहाँ बनते हैं, ये अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं, और ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड ही आपके प्रोटीन कहलाते हैं। डीएनए की बात करें, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा था, आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो ढेर सारे। अब जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, कुछ डीएनए होते हैं कुछ आरएनए। डीएनए कैसे बनते हैं आपके, उसने देखा था पेंटो शुगर थे, साथ में H3PO4 था, फास्फोरिक एसिड, साथ में नाइट्रोजन बेस थे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना रहे थे। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपके डीएनए का फॉर्मेशन के, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये आपका डीएनए का फॉर्मेशन था। ठीक, तो इसमें क्या था, आनुवंशिक पदार्थ तथा प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानकारी दी कि प्रोटीन आपके कैसे, डीएनए आपका कैसे फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ फाइनली भी प्रूफ हुआ है कि जब डीएनए आपकी प्रोटीन्स बनी, प्रोटीन ही भैया रिएक्शंस पे जो एंजाइम के माध्यम से वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रोटीन जो आपके संरचना में चेंज कर रहे हैं, क्रियात्मक में चेंज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन्स ही जिम्मेदार हैं। प्रोटीन ही इसके लिए जिम्मेदार है कि कैरेक्टर कैसे क्रियात्मक रूप में कैरेक्टर आपके चेंज हो रहे हैं, कैसे उसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, जिस रूप में कैसे वो प्रकट हो रहा है, जिस रिएक्शंस पे आपके करा रहे हो। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी रिएक्शंस हो आपके, कोई भी जितने मतलब आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबके लिए एंजाइम जरूरत होती है। एंजाइम कहाँ से बनेंगे, प्रोटीन से। प्रोटीन है तो आपके एंजाइम बनाते हैं। अगर एंजाइम बन गया तो रिएक्शंस आपका बहुत तेज फास्ट होगा। अब क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी मोटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सबके लिए एंजाइम जरूरी है। विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शंस नहीं चलता है। ठीक, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डीएनए के अर्धसाक्षी लक्षण के बारे में, साथ में आनुवंशिक लक्षण और प्रोटीन्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी अब हम डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।